Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the group 17. In the previous lecture we started our group 17, right, and also discuss about the element present in the group 17, its electronic configuration, and also we discuss about the abundance and occurrence of that 17 group element. Okay, today in this lecture we are going to discuss about the physical property of physical properties. Okay, physical property of 17 group. तो वन बाय वन हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें डिस्कस करनी है वो है फिजिकल स्टेट. ओके, मेनली हम जो हमारे 4 हैलोजन से उन्हीं की बात करेंगे. ओके, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो क्या है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए बात नहीं करेंगे. ओके, तो फिजिकल स्टेट जो है वो फ्लोरीन एज अ F2 बिलोंग करता है. ओके, वो सारे जो हैलोजन है वो कैसे है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है. ओके, तो जो हमारा फ्लोरीन है वो एज अ F2 होता है और कौन से स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट में है. ओके, फिर आपका आता है क्लोरीन. क्लोरीन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ Cl2 और वो भी गैस है. ओके, Cl2 भी क्या है, क्लोरीन भी गैस है. फिर आता है आपका ब्रोमीन. जो ब्रोमीन है वो एज अ Br2 एग्जिस्ट करता है. वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है. कौन सा, तो फ्यूमिंग लिक्विड है. ओके, और नेक्स्ट है हमारा आयोडीन. ओके, आयोडीन एज अ I2 रहेगा और ये जो है वो कैसा है, तो वॉलेटाइल सॉलिड है. ओके, वॉलेटाइल सॉलिड है मतलब वो सॉलिड में से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो वॉलेटाइल सॉलिड है. आई बात समझ में. तो ये हमारे जो हैलोजेंस है उसमें से फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस स्टेट में एक्सिस करते हैं, ब्रोमीन होता है लिक्विड स्टेट में और आयोडीन होता है वॉलेटाइल सॉलिड फॉर्म में. ओके, चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. तो हम देखते हैं उनका कलर. ओके, चलो जो फ्लोरीन है उसका कलर होता है लाइट येलो. फ्लोरीन का कलर क्या है, लाइट येलो. ओके, फिर जो क्लोरीन है हमारा उसका कलर होता है ग्रीनिश येलो. ग्रीनिश येलो, सही, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है, अभी हमने देखा है. फिर जो आता है हमारा ब्रोमीन, उसका कलर है रेडिश ब्राउन. ओके, ब्राउन कलर का है वो और रेडिश ब्राउन है. और आयोडीन वो साइनी डार्क वायलेट कलर का है. ओके, तो ये कलर हो गए आपके. फर्स्ट 2 एलिमेंट गैसेस फॉर्म में है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है. फ्लोरीन का कलर होता है लाइट येलो, क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन और आयोडीन का कलर होता है डार्क वायलेट. ओके, चलो अब बात करते हैं हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई. ओके, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के अप टू डाउन ग्रुप में अगर आप जाते हो तो क्या चेंजेस आते हैं उसके लिए हम बात करेंगे. तो जो आपका पीरियड है, ओके, उसमें सबसे कम एटॉमिक रेडियाई किनकी होगी, तो हैलोजेंस की होगी. क्यों, क्योंकि हमें पता है पीरियड में लेफ्ट और राइट जाने से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है. ओके, तो सबसे राइट में कौन है, हैलोजेंस है. सो वी कैन से दैट द halogens have the smallest atomic radii
atomic radii in their respective periods, right? Due to maximum effective न्यूक्लियर चार्ज। ओके, कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सबसे ज़्यादा उसी में होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि हमें पता है नंबर, अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हो तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होता है, वो सेम रहता है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो उसी वजह से जेड इफेक्ट बढ़ेगी तो एटम जो है वो स्मॉल होता जाएगा। ओके, तो हैलोजन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। ओके, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स। आई बात समझ में ना? हम उसका अप टू डाउन में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये तो पीरियड की बात हो गई। तो एटॉमिक रेडियाई increase on descending the group due to increase in the number of इलेक्ट्रॉनिक शेल। सही है, अप टू डाउन जाने से वो क्या होगी, तो एटॉमिक रेडियाई विल बी इंक्रीज डिसेंडिंग द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। हमें पता है कि जो आपका फ्लोरीन है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में प्रेजेंट है, तो 2p में प्रेजेंट है। n इज इक्वल टू 2 शेल में प्रेजेंट है। क्लोरीन में n इज इक्वल टू 3 में प्रेजेंट है, जबकि ब्रोमीन में n इज इक्वल टू 4 और आयोडीन के लिए n इज इक्वल टू 5 में वो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं तो ऑब्वियस है कि उसकी एटॉमिक रेडियाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, और यू कैन से द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है हैलोजन की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। The ionization enthalpy of halogens are very high next only to noble gas। ओके, सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में किसकी आयोनाइजेशन होती है एनर्जी, तो नोबल गैसेस की। आफ्टर द नोबल गैसेस किसका टर्न आता है, हैलोजेंस का। क्यों उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, तो ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज। ओके, ड्यू टू द हाई न्यूक्लियर चार्ज उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है, हाई है। ये तो हमने पूरे पीरियोडिक टेबल में बात कर ली। ओके, अब बात करते हैं अप टू डाउन में क्या होता है। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने से क्या होगा, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, the ionization enthalpy decreases due to gradual increase in atomic size। ओके, कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी अप टू डाउन में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
पता चला। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो, अगर साइज ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, तो उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, हमें एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो कम होगी, तो उसी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। हम देखेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ओके, चलो अप टू डाउन में क्या चेंज होता है और उनकी पूरे पीरियोडिक टेबल में कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो halogens have high electronegativity values due to small size and high effective न्यूक्लियर चार्ज। ओके, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हैलोजन के पास बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसका रीज़न क्या है? तो उनकी स्मॉल साइज है और हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ओके, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो ज़ेड इफेक्ट हम बोलते हैं वो हाई है और एटॉमिक साइज स्मॉल है। ड्यू टू दैट उनके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ओके, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, अब अप टू डाउन में देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस down the group from fluorine to iodine because of increase in atomic size and decrease in effective nuclear charge। ओके, सही है कि अप टू डाउन में ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि इंक्रीज होती है एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज होता है जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। उस वजह से आप अगर ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है? फ्लोरीन। सो फ्लोरीन इज the most electronegative element in the periodic table। सही है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हो तो उसमें फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, इन द होल पीरियोडिक टेबल। नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, और यू कैन ऑल्सो से दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोल सकते हो। ओके, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो उसे कितना इजीली एक्सेप्ट करेगा। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जब आपका इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ओके, तो उनकी बात करते हैं हम। हैलोजन्स हैव
halogens have maximum electron affinities in their respective periods. ओके, तो सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? तो हैलोजन की, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, नेक्स्ट उसके साथ अब अप टू डाउन में क्या होगा वो भी देख लेते हैं. ओके, फिर in general their electron affinity decreases. In general, their electron affinity decreases down the group. ओके, कि अप टू डाउन जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? तो डिक्रीज होती है. बट electron affinity among halogens varies as कैसे वेरी करती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, तो वेरीज एज फ्लोरीन से ज़्यादा होती है क्लोरीन की. आफ्टर दैट वो फिर से क्या होती है? तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. ओके, एक्चुअली हमने क्या कहा कि जो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है. ओके, डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. लेकिन तो मतलब फ्लोरीन से क्लोरीन की कम होनी चाहिए, फिर क्लोरीन से ब्रोमीन की कम, ब्रोमीन से आयोडीन की कम. ओके, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. ओके, कि फ्लोरीन से क्लोरीन की कम होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ग्रुप में तो अप टू डाउन डिक्रीज करती है, लेकिन ऐसा नहीं है. क्लोरीन हैव अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन. ओके, उसका रीजन क्या है वो देख लेते हैं. तो ये एक्सेप्शन वाला ऑर्डर है. ओके, अप टू डाउन डिक्रीज होती है, लेकिन फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की है. ऐसा क्यों है वो देख लेते हैं हम. तो फ्लोरीन has unacceptably less electron affinity than chlorine due to very small size of the fluorine atom. आई बात समझ में कि फ्लोरीन की साइज क्या है? तो इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. ओके, फ्लोरीन की साइज क्या है? वेरी स्मॉल है. ड्यू टू दैट उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है. कैसे कम होती है वो इसका रीज़न तो देख लिया हमने, लेकिन कैसे होती है वो देखते हैं. तो साइज स्मॉल होने से क्या होता है? देयर आर strong inter-electronic repulsions. As a result, the incoming electron does not feel much attraction. Therefore its electron affinity is small. आई बात समझ में? क्या रीज़न है देखो. तो फ्लोरीन की साइज सबसे ज़्यादा स्मॉल है. ड्यू टू दैट क्या होता है? तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है. कि आपका फ्लोरीन है तो उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो 9 है. ड्यू टू दैट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2
और 2p4 हो गए तो ये 5। ओके, नाउ यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 शेल है। ओके, तो ये सपोज आपका न्यूक्लियस, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। नाउ यहाँ पे आपको कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो 7। तो इतने सेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, फिलअप करने हैं, 4 5 6 एंड 7। तो यू कैन सी दैट कि वो कितने हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक है। ओके, बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर वो क्लोज होंगे तो उनके बीच का रिपल्सन भी क्या होगा, हाई होगा, मैक्सिमम होगा। तो ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर इनका ही रिपल्सन इतना ज़्यादा है तो ये न्यूक्लियस इससे अट्रैक्ट कर सकता नहीं है, और उसी वजह से वो इजीली गेन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को। ओके, और ड्यू टू दैट उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू क्लोरीन। आई बात समझ में? तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, हाईएस्ट है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ओके, क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इन द पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो अब देखते हैं कि अप टू डाउन में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आता है इन द 17th ग्रुप एलिमेंट। ओके, तो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन्स increase down the group, ओके, कि अप टू डाउन जाते जाते वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा ग्रुप, बिकॉज वीक वांडरवाल फोर्सेस। ओके, अप टू डाउन जाते जाते वांडरवाल फोर्स क्या होगा, तो इंक्रीज होगा। वांडरवाल फोर्स जितना कम होता जाएगा, ओके, ड्यू टू दैट वो क्या, तो उसका जो है मतलब उसके बीच में जो है वो क्या है, वीक वांडरवाल फोर्स अप्लाई होता है। ड्यू टू दैट उसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। उससे ज़्यादा भी आप उस चीज़ से वो क्लियर कर लोगे। वांडरवाल फोर्सेस existing between these molecules increase down the group, ओके, कि एक्चुअली क्या है, तो वांडरवाल फोर्स अप्लाई होता है, I2 Cl2 Br2 फॉर्म करते हैं, हमने देखा है, डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, मतलब कि उसके बीच में वो दोनों क्या है, तो नॉन पोलर टाइप के हैं, और नॉन पोलर I2 Cl2 या Br2 या किसी भी बात करो तो वो कैसा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसके बीच में तो कौन सा, तो वांडरवाल फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन वो फोर्स अप टू डाउन जाते जाते क्या होता है, इंक्रीज होता है। ड्यू टू दैट जो हैलोजन है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी या मेल्टिंग पॉइंट भी अप टू डाउन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर आप इस वांडरवाल फोर्स के अकॉर्डिंग इसे ना समझ पाओ तो भी आप लिख सकते हो इंक्रीज होगा कैसे। दिस इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द change of state from fluorine to आयोडीन। ओके, जैसे कि हमने देखा फ्लोरीन क्लोरीन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फिर ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि आयोडीन कौन से, तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो आप ऑब्वियस है कि आप ये समझ सकते हो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जबकि गैसियस स्टेट को आपको माइनस टेम्परेचर पे उससे लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो आप अगर उसके स्टेट भी देखते हो तो यू कैन इजीली से दैट कि जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, ओके, हैलोजन के, वो डिक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप। ओके, आई बात समझ में? चलो नाउ
तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं उसके मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, तो कैसे वो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है वो देख लेते हैं। अप टू डाउन में क्या होता है। ओके, तो बिकॉज ऑफ very high ionization enthalpy and high electron negativity values, halogens are non-metallic in nature। ओके, कि उनके पास क्या है, तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, also they having a high electron gain enthalpy and due to that they are non metallic in nature। ओके, क्योंकि हमें पता है कि अगर मेटल है तो दे हैविंग अ वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू बहुत ही हाई है, मतलब कि वो क्या है, तो नॉन मेटालिक है। ओके ना, अप टू डाउन में क्या होता है वो देख लेते हैं। द नॉन मेटालिक कैरेक्टर decreases down the group, okay, therefore the last element iodine is a solid with a metallic luster and forms positive ions such as I plus and I3। ओके, ये मेन चीज़ है आपके लिए क्या, कि एक तो ये तो आपको पता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, मेन चीज़ क्या है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो हमें पता है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने पे आयोडीन क्या है, तो सबसे डाउन में है। ओके, इन द ग्रुप वो सबसे नीचे है, तो उसी वजह से उसकी प्रॉपर्टी जो है कुछ वो किसके जैसी है, तो वो मेटल से सिमिलर है। जैसे कि उसके पास क्या है, तो लस्टरियस है। ओके, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरियस, और ये लस्टरियस का एपिडियंस है वो किसका होता है, मेटल का। तो जो आयोडीन है वो नीचे होने की वजह से उसके पास नॉन मेटालिक के साथ साथ मेटालिक प्रॉपर्टी भी है, और उसी वजह से भी वो लस्टर शो करता है। ओके, उसका अपीयरेंस कैसा है, तो लस्टरियस अपीयरेंस है। और इट ऑल्सो फॉर्म I+3 लाइक आयंस, जो कि कौन फॉर्म करते हैं, मेटल। तो जो आयोडीन सबसे नीचे का एलिमेंट है उसी वजह से वो लस्टरियस भी है, और I+ और I+3 जैसे मेटल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है। ओके, मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। ओके, तो ये आपका कैरेक्टर हो गया मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी about the solubility। ओके, तो हमें solubility देखनी है, तो हमें पता है कि जो हैलोजन है वो कैसे है, नॉन पोलर है। ओके, हैलोजन्स आर नॉन पोलर molecules। ओके, due to that they
do not dissolve, they do not dissolve in water to high extent. ओके वो ज़्यादातर वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर. ओके हैलोजेंस आर नॉन पोलर एंड ड्यू टू दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. आई बात समझ में. लेकिन वन बाय वन सबके बारे में हम बात करते हैं. डिसॉल्व नहीं होते ज़्यादातर, लेकिन कौन से होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, किस में होते हैं, या फिर कोई रिएक्ट करते हैं. सही है, वो सब देखेंगे. तो फ्लोरीन react with water and gives a mixture of oxygen and ozone इन वाटर. सही है. हमने ओजोन की प्रिपरेशन में ये देखा था कि जो सी वाटर है उससे फ्लोरीन ओजोन में कन्वर्ट करता है. वहाँ पे ओजोन का भी अमाउंट होता है सी वाटर में ड्यू टू द फ्लोरीन. तो क्या होता है, जो फ्लोरीन है, ओके, रिएक्शन कैसे होती है वो देख लेते हैं. तो जो आपका फ्लोरीन है, ओके, वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म HF+O2. ओके. सिमिलरली वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और HF+O3 भी फॉर्म करता है. ओके. वो जितना O2 फॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग वो O3 भी फॉर्म करता है. ओके. तो ये कैसे यहाँ पे रिएक्ट करा, तो यहाँ पे 2F2 plus 2H2 it will produce 4HF+O2. okay, and 3F2 plus 3H2O, then they will form a 6HF+O3. okay. तो 2 के रेशियो में रिएक्ट करके ऑक्सीजन फॉर्म करेगा, 3 के रेशियो में कंबाइन होके वो रिएक्ट करके वो ओजोन फॉर्म करेगा. ओके. तो जो फ्लोरीन है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, लेकिन वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड ओजोन ऑक्सीजन का मिक्सचर फॉर्म करता है. ओके. जबकि क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर soluble in water and form chlorine water and bromine water respectively. ओके. वो क्या करते हैं, तो वाटर में सॉल्यूबल है एंड दे विल फॉर्म अ क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन विल फॉर्म ब्रोमीन वाटर. ओके. वो वाटर में सॉल्यूबल तो है लेकिन इतने ज़्यादा भी सॉल्यूबल नहीं है. ओके. क्लोरीन ब्रोमीन थोड़ा बहुत सॉल्यूबल है, लेकिन I2 इज़ लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर. ओके. जैसे फ्लोरीन है वो तो रिएक्ट कर देता है, क्लोरीन ब्रोमीन सॉल्यूबल है, लेकिन आयोडीन बहुत ही कम वाटर में सॉल्यूबल है. ओके. दे आर मोर soluble in organic solvent such as CCl4, CHCl3, right, and produce colored solution. ओके. कि वो ज़्यादातर वाटर में इतना ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है और उनके साथ कलर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. ओके. तो ये हो गई सॉल्युबिलिटी की बात. हैलोजन मोस्ट ऑफ वाटर में सॉल्यूबल नहीं है. फ्लोरीन तो उसके साथ रिएक्ट करके ओजोन ऑक्सीजन का मिक्सचर फॉर्म करता है. क्लोरीन एंड ब्रोमीन थोड़ा बहुत सॉल्यूबल है एंड वो फॉर्म करते हैं क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर. आयोडीन उतना सॉल्यूबल नहीं है, लेकिन ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है, जैसे कि CCl4, CHCl3. ओके. और कलर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि वो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ओके.
नेचर ऑफ बॉन्डिंग, तो जनरली हमें पता, जो हमारे हैलोजन्स है वो दोनों तरह के बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके, हैलोजन कैन फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म करेगा और कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करेगा। जैसे कि हमने देखा, अगर आयनिक बॉन्ड की बात करो आप, ओके, तो NaCl, ओके, तो क्लोरीन NaCl में आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, जबकि आप बात करो कोवैलेंट बॉन्ड, तो इन द HCl उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। मतलब हैलोजन्स दोनों तरह के बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये जो आपके आयनिक बॉन्ड है वो क्या होता है, तो उसकी टेंडेंसी, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी अप टू डाउन में डिक्रीज होती है। ओके, टेंडेंसी टू फॉर्म ionic compounds decrease down the group, ओके, अप टू डाउन जाते जाते आपके आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा और कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ बॉन्ड। और लास्ट प्रॉपर्टी, हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। कि वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। तो जो हैलोजन है वो मोस्टली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करते हैं। ओके, तो ऑल हैलोजन सो ऑक्सीडेशन नंबर -1। ओके, वो सारे -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। जो फ्लोरीन है वो ऑलवेज सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टोर करता है। ओके, हम एक काम करते हैं, एक टेबल जैसा ही फॉर्म कर देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का और हैलोजन का। यहाँ पे हैलोजन लिख लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। तो जो फ्लोरीन है हमारा वो ऑलवेज -1 ही शो करेगा। ओके, जो फ्लोरीन है ऑलवेज -1 शो करेगा, जबकि क्लोरीन है वो अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कौन से शो करता है वो देख लेते हैं। तो क्लोरीन का -1 तो पॉसिबल है ही है, प्लस वो +1 +3 +4 +5 +6 एंड +7 भी शो करता है। ओके, जो हमारा आयोडीन है वो क्या शो करता है, सॉरी ब्रोमीन रह गया, ब्रोमीन -1 +1 +3 +4 +5 +6 एंड +7 शो करते हैं। ओके, एंड जो आपका आयोडीन है वो भी शो करता है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 +1 +3 +4 +5 +6 +3। ओके, बट जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सा वाला, तो वो कौन से टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, जब वो ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं तो वो डिफरेंट तरह के ये क्या, तो ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करते हैं। सिर्फ फ्लोरीन ऐसा है तो -1 ही गेन करेगा, बाकी के जो हैलोजन है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 to +7 तक पॉसिबल होता है, उसमें +2 नहीं है। ओके, बाकी के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पॉसिबल है उनके ऑक्सो एसिड्स में। आप इसी चैप्टर में ऑक्सो एसिड के बारे में भी स्टडी करोगे। ओके, तो ये आपका हो गया लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हमने जो आपके 17 ग्रुप एलिमेंट है उनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया है 1 by 1। वो प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है उसका रीज़न भी हमने देखा है। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑल थिंग एंड यू आर क्लियर अबाउट all properties, right? If you having any doubts then you can drop a message in a comment box.
and thank you for watching this video.